अस्सलामुअलैकुम। 1971 में एक ब्रिगेडियर थे जिनका नाम था सदीक सालक साहब। उनकी पोस्टिंग उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में, जिसे बांग्लादेश कहते हैं, ढाका में थी। तो जब बंदा मरने के करीब होता है ना, तो तब वो फिर सच बोलने लगता है। तब उसने ना फिर काफ़ी अरसा बाद एक किताब लिखी जिसका मौजू था, जिसका उन्वान था कि मैंने ढाका डूबते देखा। उसमें वो जनरल न्याजी के ना कुछ जिक्र करते हैं जो उस वक्त के जनरल थे। वो कहता है कि ढाका की तबीयत पर सबसे ज़्यादा असर दो चीज़ों का था। एक ये कि मशरकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टरों में जंग के रंग क्या हैं, और दूसरी ये कि मगरबी पाकिस्तान के मुआज पर सूरत हाल क्या है। आपको याद होगा कि लड़ाई के दूसरे दिन जब ये उड़ती सी खबर ढाका पहुंची कि अमृतसर फतह हो चुका है, और फ़िरोज़पुर चंद घंटों की बात है, जो जनरल न्याजी अपने ज़ेरे ज़मीन कमरे में बैठे चमक उठे थे और खुशी में पहलवानों की तरह डंट पेलने लगे। डंट मतलब पुशअप। मगर 7 दिसंबर तक ये बात वाजिया हो चुकी थी कि मगरबी पाकिस्तान मुहाज पर हमारी फ़ौज सरहदी चौकियों से गुजरकर रुक गई है। मशरकी पाकिस्तान में 7 दिसंबर तक कई सेक्टरों में हमें शिकस्त हो चुकी थी। 9 डिवीज़नों के इलाके में दोनों दफाई किले दुश्मन के कब्जे में पहुंच चुके थे। जितनी भी हमारी डिवीज़नें थी, सब जो थी वापस आ चुकी थी, शिकस्त खा चुकी थी, अपना दफा नहीं कर सकी थी। उसी शाम 7 दिसंबर जनरल न्याजी को गवर्नर M.A. मालिक ने गवर्नर हाउस बुलाया ताकि वो उससे जंग के असल सूरत-ए-हाल मालूम कर सकें। उस मुलाकात की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि गवर्नर को मुतज़ाद खबरें मिल रही थी। एक तरफ ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर से जन्म लेने वाली खबरें बता रही थी कि हर मुआज पर हमारी फ़ौजें बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मन के दांत खट्टे कर रही हैं। दूसरी तरफ मुख्तलिफ ज़िलों और सब डिवीज़नों तहसीलों से सिविल इंतज़ामिया के अफसर वावेला कर रहे थे कि भारतीय फ़ौजें बढ़ रही हैं, हमारे दफाई इंतज़ामात मुस्मार हो रहे हैं, ज़ाती अमलाक और जानों का नुकसान हो रहा है। ये खबरें सुनकर जनरल फरमान ने गवर्नर को मशवरा दिया था कि वह जनरल न्याजी को गवर्नर हाउस में बुलाकर सही सूरत-हाल मालूम कर सकें, क्योंकि अगर वो ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर गए तो वहाँ जनरल न्याजी अपने स्टाफ अफसरों के सामने हकीकत हाल का एतराफ़ करने से हिचकिचाएंगे। जनरल न्याजी 7 दिसंबर को शाम को गवर्नर हाउस पहुँचे तो अजीब हालत में थे। एक तरफ इनका जर्नैली चेहरा था जिस पर वो बहादुरी का नकाब ओढ़े हुए थे, दूसरी तरफ असल जंगी सूरत हाल थी जो उनकी नालायकी और नाकामी का मुंह बोलता सबूत थी। क्या वो एक सिविलियन गवर्नर के सामने जंग के चौथे दिन ही अपनी बेबसी का एतराफ़ कर लें, या हस्बे मामूल कुछ मज़ीद अरसे तक अपना बरम कायम रख सकें। ये मुलाकात गवर्नर हाउस के एक आरास्ता और पुरसुकून कमरे में हुई। इसमें गवर्नर और जनरल के अलावा 2 और सीनियर अफसर भी मौजूद थे। इनमें से एक ने मुझे बताया कि शुरू में खामोशी तारी रही, सब जनरल न्याजी का मुंह देखते रहे, फिर गवर्नर मालिक ने आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू का आगाज़ किया। उनका लुब्बे लबाब ये था कि हालात कभी एक से नहीं रहते, ज़िंदगी धूप छाँव से कभी अच्छे दिन आ जाते हैं और कभी बुरे जर्नैलों को भी कई नशीबो फराज का सामना करना पड़ता है। कभी फतह की रोशनी से इनका चेहरा दहकने लगता है और कभी शिकस्त के साया उनकी शोहरत को बुखला देते हैं। गवर्नर मालिक ने अभी आखिरी जुमला कहा ही था कि जनरल न्याजी का चौड़ा चकला जिस्म यकायक कप कपाने लगा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। इन्होंने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढांप लिया और बच्चों की तरह सुस्कियां भरने लगे। गवर्नर ने अपना बुजुर्गाना हाथ बढ़ाकर जनरल न्याजी के कंधे पर रखा और तसल्ली देते हुए कहा, जनरल साहब घबराइए मत, एक कमांडो की ज़िंदगी में कठिन दिन आ ही जाते हैं, आप हिम्मत ना हारें, अल्लाह अजीम है। जिस वक्त जनरल न्याजी बिलक रहे थे, गवर्नर हाउस का एक बंगाली बहरा एक चायदान उठाकर कमरे में दाखिल हुआ। इसे फ़ौरन एक अफसर ने झाड़ पिलाकर वापस कर दिया।
इसने बाहर आकर अपने साथियों को बताया, अंदर साहब लोग रो रहे हैं। ये बात गवर्नर के एक पंजाबी मिलिट्री सेक्रेटरी ने सुनी तो इसने डांट कर इन्हें चुप करा दिया। यूं गवर्नर मालक को जंगी सूरत हाल का ऐसा अंदाज़ा हुआ जो मुख्तसर अल्फाज में पेश नहीं किया जा सकता था। इन्होंने जनरल न्याजी की अशकशोई के बाद कहा, मेरा ख्याल है कि मुझे इस ख़राब सूरत हाल से सदर को मुतला कर देना चाहिए ताकि वो जंग बंदी का एहतमाम कर सके। जनरल न्याजी का सर अभी तक छाती की तरफ लटका हुआ था। इन्होंने सर ऊपर उठाए बगैर हौले से कहा, मैं तामील करूँगा। चनाचा गवर्नर ने सारी सूरत हाल पर मबनी एक तार सदर याहिया खां को रवाना कर दिया। जनरल न्याजी वापस अपने हेडक्वार्टर में आए तो दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में बैठे रहे। अगले 3 रातें और 3 दिन इन्होंने इसी ज़हनी कैफियत में गुजारे। मुझे इस वक्त इस बात का अंदाज़ा न था कि इन पर क्या बीत रही है। मैं हस्बे मामूल 8 और 9 दिसंबर की रात को इनके कमरे में गया। इन्होंने कोनियाँ अपनी मेज़ पर गाड़ रखी थी और सर दोनों हाथों के प्याले में रखा हुआ था। बाहर आने वाले को चेहरा साफ दिखाई नहीं देता था, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि उस वक्त वाकया ही रो रहे थे। अलबत्ता उनकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा इस जुमले से होता है जो उन्होंने इस मौके पर मुझसे कहा। उन्होंने फरमाया कि सालक, शुक्र करो कि तुम आज जर्नैल नहीं हो। इसमें बेशक इनके गहरे कर्ब का एहसास होता था। वो मुझे बेबस लगे। मैं वहाँ से चला आया, लेकिन सारी रात इनके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे। मुझे इन पर बहुत तरस आया। 7 दिसंबर से 9 दिसंबर तक 3 दिन जनरल न्याजी पर भारी गुजरे। उसी अरसे में इनके तकरीबन सभी डिवीज़न अपनी सालमियत और तंजीमी दफाई निज़ाम खो बैठे थे। बहुत से इलाकों में इनकी फ़ौजें इन दफाई लाइनों से बहुत पीछे हट चुकी थीं, जिनके मुतल्लक कहा जाता है कि इनसे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्हें अंग्रेज़ी में लाइन ऑफ नो प्रिजनर कहा जाता था। मज़ीद मायूसी की वजह यह थी कि मगरबी पाकिस्तान मुहाज पर भी पेशकदमी के इम्कानात ख़त्म हो गए थे, जहाँ गैर मामूली फतवात हासिल करने की तवक्का थी, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान का दफ़ा मगरबी पाकिस्तान से होना था। कुदरती तौर पर इसी अरसा में जनरल न्याजी की शोखी और लतीफ़ा गोई हरन हो चुकी थी। वो अपने कमरे से बहुत कम निकलते और अमूमन तखलिए को तरजीह देते थे, लेकिन जब भी नज़र आते बुझे बुझे से लगते। इनकी तबीयत में खुशी की बजाय चिड़चिड़ापन आ चुका था। इनकी आंखें इनकी बेख्वाबी की खुमारी करती थी। जिम्मेदारियों का बोझ इनके चेहरे के सभी खदोखाल में झलक रहा था।